नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपको बताती हूं आज की हमारी स्टोरी लिस्ट। पहली स्टोरी है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और हरियाणा की राजनीति में जो चल रही है उथल पुथल। और आज खबर आ रही है कि इस हलचल को बढ़ाया है आज दुष्यंत चौटाला की मीटिंग ने, जो कि हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इस मीटिंग के क्या मायने समझे जाएं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगाया है एक महिला ने। और धनंजय मुंडे ने इस बात को कहा है कि जो शिकायत करता है उसकी बहन के साथ उसके संबंध थे। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा केस लग रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर है कि अब भारी संख्या में लोग व्हाट्सएप छोड़ने लगे हैं, जिसके बाद आज व्हाट्सएप ने सभी अखबारों में विज्ञापन देकर अपनी सफाई दी है। क्यों हो रही है आखिर ये सारी चीजें व्हाट्सएप से जुड़ी हुई, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। किसान आंदोलन को शुरू हुए लगभग 50 दिन हो चुके हैं और हमेशा से ये कहा गया है कि हरियाणा इस पूरे किसान आंदोलन का, हरियाणा और पंजाब एक केंद्र बना हुआ है। लेकिन जो राजनीतिक संकट है, यानी कि राजनीतिक हलचल, वो सबसे ज्यादा हरियाणा में दिख रहा है, जहां पर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी की सरकार है। अब जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जिनका कोर वोट बेस किसानों का ही है। और जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, बार बार इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है कि जितने भी जेजेपी के एमएलएज हैं, 10 एमएलएज हैं, जिसमें से 7 से 8 ऐसे हैं जो कि किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना राजनीतिक भविष्य उस राज्य में बचाना है। रही बात दुष्यंत चौटाला की, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और कल हमने देखा था कि कल मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और दुष्यंत चौटाला दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की, जिसके बाद खट्टर ने बाहर निकलकर ये बात भी कही कि हमारी जो सरकार है वो सुरक्षित है, हम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन आज दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मीटिंग की है। अब अगर सोर्सेस की माने तो जाहिर सी बात है कि जो तीनों कृषि कानून है उस पर बात हुई है। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल हब्स, एयरपोर्ट्स और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर्स को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने बात की। हालांकि उन्होंने प्रेस से बात नहीं की जब वो मीटिंग से निकले, लेकिन आज की जो मीटिंग है वो राजनीतिक हलचल को बढ़ा देती है। कल जब मीटिंग गृह मंत्री से दुष्यंत चौटाला करने जा रहे थे तो उसके पहले उन्होंने अपने सारे एमएलए से मीटिंग की एक फार्म हाउस में, और उस मीटिंग में उनके मन को टटोलने की कोशिश किया, जिसमें से कि 2 एमएलएज ऐसे थे, उन्होंने कहा कि अगर हम कृषि कानून को वापस नहीं लेते तो इसकी कीमत, भारी कीमत बीजेपी और जेजेपी की सरकार को चुकानी पड़ेगी। अब ये माना जा रहा है कि हरियाणा की सरकार किसी भी समय गिर सकती है। खट्टर ने कहा है कि नहीं, वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर दुष्यंत चौटाला और जो उनके एमएलएज हैं 10, वो 2 फाड़ में नहीं देख सकते। अभी तक क्या हो रहा था कि दुष्यंत चौटाला ने ये बोला कि मैं तब तक बीजेपी के साथ कंटिन्यू करूंगा जब तक कि हमें ये नहीं पता चल जाता कि बीजेपी एमएसपी को डिसकंटिन्यू करेगी, यानी कि एमएसपी को खत्म कर देगी। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अगर एमएसपी को जारी रखा जाता है तो वो बीजेपी का साथ बढ़ाएंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के एमएलएज हैं, उन्होंने कहा है कि वो गांव-गांव में गए हैं, उन्होंने किसानों का मन जाना है और वो किसानों के साथ हैं। तो जो दुविधा है जेजेपी और बीजेपी के बीच में वो यही है कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी के इस समय जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं और जो उनके एमएलएज हैं वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और बार बार जो जेजेपी के एमएलएज हैं उन्होंने दबाव डाला है दुष्यंत चौटाला को कि वो आप इस गठबंधन को तोड़ दीजिए, आप बीजेपी से अपना हाथ खींच लीजिए। अब बीजेपी से हाथ खींचने का मतलब यह है कि बीजेपी की जो सरकार है वो संकट में आ जाएगी।
संकट में अगर नहीं भी आती तो एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि जेजेपी के जो सारे एमएलएज हैं वो हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो इन सारी जो अटकलें हैं इनके बीच इस समय ऐसा लगता है कि जेजेपी का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा निखरता हुआ इस समय हरियाणा में नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी दिखती है कि कितने दिन ये माहौल चलेगा, क्योंकि किसानों ने कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बात को कह दिया है कि वो अपना आंदोलन तेज करेंगे, अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और कमिटी के पास वो नहीं जाएंगे। अभी भी जो 26 जनवरी की जो पूरी ट्रॉली मार्च की बात कर रही है तो वो भी ट्रॉली मार्च निकाला जाएगा। तो इस राजनीतिक अनिश्चितता के बीच ऐसा लग रहा है कि जो किसान हैं वो अपना मन बना चुके हैं कि वो आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन अब ये दुष्यंत चौटाला के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं। अब आपको बता दें कि इस समय जो जेजेपी की जो लेगेसी है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो जेजेपी की लेगेसी है वो चौधरी देवीलाल जो कि इतने बड़े किसान नेता थे उनसे जानी जाती है। तो आज लोग ये कह रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, कि दुष्यंत चौटाला अपने आप को राजनीतिक तौर पर खत्म कर देंगे अगर वो बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ते नहीं हैं। इसको लेकर भी तमाम अटकलें इस समय लगी हुई हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला यानी कि जेजेपी का सोचना है, मैंने एक जेजेपी के लीडर से बात भी की थी फोन पर, तो उनका ये कहना है कि अभी उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी पार्टी हमारी बहुत यंग है, यानी कि अभी शुरुआत हुई है अभी राजनीति में इसकी पारी, और अभी 4 साल दूर है यहाँ का चुनाव हरियाणा का। तो वो चाहेंगे कि जेजेपी का जो पॉलिटिकल बेस है, जेजेपी अपने आप को पॉलिटिकली और फाइनेंशियली इस समय स्ट्रांग करे, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर बिल्कुल पानी सिर से निकल जाएगा तो हो सकता है कि जेजेपी हाथ खींच ले। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर दुष्यंत चौटाला बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री को भी हो सकता है, लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी कि उनके जो एमएलएज हैं वो नहीं मान रहे हैं और वो किसी भी सूरत में वो उनका साथ छोड़ देंगे। तो ये सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि सारी बातें आज दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई होगी। लेकिन क्योंकि हरियाणा एक केंद्र बिंदु इस समय बना हुआ है पूरे किसान आंदोलन का, तो बार बार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर जेजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिर जाएगी। और ये भी इस बात सुनने में आ रही है कि कांग्रेस ने कहा है कि जो अगला सत्र है विधानसभा का वो उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और उन्होंने ये कहा है कि जो लोग किसानों का समर्थन करते हैं वो बीजेपी और जेजेपी की सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। यानी कि राजनीतिक हलचल इस समय काफी जोरों पर है हरियाणा में। जेजेपी अपना हाथ बीजेपी से खींचती है या नहीं खींचती, उससे भी बड़ा सवाल कि अगर खींच लेती है तो जेजेपी का क्या होगा। एक नई पार्टी मानी जा रही थी, उसने सोचा था कि अपने आप को पॉलिटिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग करेगा, लेकिन अगर वो हाथ खींच लेती है तो क्या होगा। और उससे भी जो सबसे बड़ी चिंता है कि जो उनका कोर वोट बैंक है किसानों का, वो कहीं ना कहीं उनके हाथों से फिसल जाएगा। और अगर किसानों का वोट बैंक जेजेपी के हाथों से फिसल जाता है तो जेजेपी में क्या बचेगा, यानी कि पार्टी का हो सकता है वजूद भी खत्म हो जाए। तो बहुत सोच समझकर रणनीति इस समय तय हो रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाकई में कृषि कानून को लेकर दुष्यंत चौटाला ने क्या बातचीत की है ये हमें नहीं पता, लेकिन बातचीत के बाद वो तुरंत चंडीगढ़ चले गए हैं। अब आगे इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दुष्यंत इज पॉलिटिकली डैमेजिंग हिमसेल्फ बाय साइडिंग विद द बीजेपी। तो जो ये बीजेपी के साथ की बात हो रही है, तो अब दुष्यंत चौटाला के पास विकल्प क्या बचता है। आखिर जेजेपी क्या करेगी अगर किसानों का साथ नहीं देगी, और अगर बीजेपी का साथ देती है तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। और अगर बीजेपी का हाथ छोड़ देती है तो क्या अपने आप को इंडिपेंडेंटली सस्टेन कर पाएगी पार्टी, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने पिछले महीने भी कहा था कि आई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड आई विल इंश्योर दैट द फार्मर्स गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी को ना डिसकंटिन्यू ना किया जाए, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसानों को मिलता रहे। तो अब वो प्रोमिसेस अब ऐसा लग रहा है कि वो ढह रही है, क्योंकि किसानों का बार बार ये आरोप लग रहा है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो क्रॉप्स हैं उस पर नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे में दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ आगे बढ़ेंगे? 4 साल का कार्यकाल जैसे मैंने कहा था कि वो बचा हुआ है, तो वो क्या बीजेपी के साथ आगे बढ़ेंगे या अपने
कोर वोट बैंक यानी कि किसानों का जो वोट बैंक है उसको बचाएंगे और बीजेपी से अलग हो जाएंगे? ये सारे सवाल इस समय खड़े हैं क्योंकि किसानों ने ये निर्णय कर लिया है कि वो अब अपना आंदोलन और तेज करेंगे और वो इस कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके का आदेश दिया है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो कि निष्पक्ष है, वो किसानों की क्या सुनेगी जब उसने अपने आप से अपने मन को पहले से ही बना लिया है कि वो जो कृषि सुधार है उनके पक्ष में होगा। तो किसानों ने इस कमेटी को बिल्कुल नाकार दिया है। अब ऐसे में जेजेपी जो कि अपने आप को एक किसान पार्टी कहती है वो अपने वजूद को कैसे बचाएगी, ये समय बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बड़ा सवाल जो जेजेपी के सामने और भी बना हुआ है वो 2009 का इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2009 में भजन लाल के जो बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई वो बिल्कुल अचंभित हो गए थे जब उनके पार्टी से कुछ एमएलएज ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि अगर जेजेपी के एमएलएज बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं या बीजेपी से रिजाइन कर देते हैं तो वो कहां जाएंगे? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? तो ये सारे तमाम सवाल बड़े खड़े हैं जिसके बीच बार बार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या हरियाणा की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं करेगी। ये सारे प्रेसिडेंट्स हैं जो 2009 का मैंने आपको बताया और किस तरीके से जो एक वजूद की लड़ाई इस समय जेजेपी लड़ रहा है। बहुत कठिन दौर से इस समय दुष्यंत चौटाला गुजर रहे हैं। मैंने भी उनसे कुछ दिन पहले फोन पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस समय पूरा इंटरव्यू, एक बड़ा इंटरव्यू देने के पोजीशन में नहीं हूं क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। और सही बात है क्योंकि उनके एमएलएज कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं क्योंकि वो एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी जेजेपी सरकार का। तो उनके लिए एक बड़ा संकट है जिसको वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मन की सारी बातें बताई होंगी। लेकिन अब अगला जो कदम है वो जेजेपी का वो क्या होगा ये देखना होगा। और उससे भी बड़ी बात कि जो जेजेपी के एमएलएज हैं वो क्या करेंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे की, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक महिला का बलात्कार किया, वो भी 2006 से। ये शिकायत दर्ज की गई है ओशीवारा, मुंबई के ओशीवारा पुलिस थाने में और जिसको कि इन चार्जेस को यानी कि इन आरोपों को खारिज किया है धनंजय मुंडे ने। ये सामाजिक न्याय मंत्री हैं, इन पर आरोप लगा है बलात्कार का। अब धनंजय मुंडे ने इस बात को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि जिस महिला ने शिकायत की है उसकी बहन के साथ इनके गहरे संबंध थे 2003 से। उनके परिवार वालों को भी पता था और जिस महिला के साथ उनके संबंध थे धनंजय मुंडे के, तो उस महिला से इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी एक बेटा, जिसका रखरखाव उनका भरण पोषण भी धनंजय मुंडे ही करते हैं। यहां तक कि उनको स्कूल भेजना, उनकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज, वो सारा कुछ धनंजय मुंडे के जरिए से ही जाता है। लेकिन धनंजय मुंडे का आरोप है कि ये जो महिला थी जिसके साथ इनके संबंध थे उसने सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ जनाब शनाब उनके बारे में लिखने की कोशिश की और उनको लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। जो धनंजय मुंडे का कहना है कि ये जो महिला है और जिस महिला के साथ उनके संबंध थे ये दोनों मिलकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अजीब सी कंट्रोवर्सी में सामाजिक न्याय मंत्री जो कि समाज को न्याय दिलाते हैं आज खुद ही न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। धनंजय मुंडे कौन है? एनसीपी के एक बड़े नेता हैं और गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने पंकजा मुंडे, जो गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी थी, उनको 2019 के चुनाव में हराया था। धनंजय मुंडे पहले बीजेपी में थे लेकिन 2012 में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब से ये खबर आई है धनंजय मुंडे की कि उन पर बलात्कार के आरोप लगे हैं और जो ये महिला कह रही है कि 2006 से लगातार उन पर सेक्सुअल मोलेस्टेशन का और जो रेप का चार्ज है वो लगातार लगा है, तो आज बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस है थोड़ा, क्योंकि एक तरफ धनंजय मुंडे का कहना है कि ये जो परिवार वाले हैं, जो ये महिला थी उसके साथ उनके संबंध रहे हैं, उनके परिवार वालों को भी, उनकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में पता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये महिला इनको जानती थी, 2006 से इनके साथ रहती थी, तो
अब अचानक से बलात्कार का जो आरोप लगा है वो क्यों लगा है, उसका क्या कारण है। और ये पूरा जो मामला है जिस पर कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, क्योंकि ये जो लेडी थी ये सोशल मीडिया पर जाकर और ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स और पिक्चर्स डाल रही थी, तो उसको लेकर इस समय जो बॉम्बे हाईकोर्ट है वहां पर उस केस की अभी सुनवाई भी चल रही है। तो ये केस अभी सब जुडिस है। धनंजय मुंडे ने कहा है कि मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका है एक ऐसे समय में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर हर तरफ से हमला हो रहा है और खासकर बीजेपी हमला कर रही है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उसको जिस तरीके से हमला हो रहा है, तो विपक्ष को एक और हैंडल मिल गया है, विपक्ष को एक और मौका मिल गया है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार को घेरने का। और उससे भी बड़ी बात है एनसीपी की छवि पर जिस तरीके का दाग लग रहा है, तो नवाब मलिक जो कि स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा भी है कि हम अभी जो हमारा अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो हम तभी उस पर संज्ञान लेंगे जब हमें जो पूरी जांच हो जाएगी इस पूरे मामले की, और उसके बारे में जब हमें पता चलेगा तभी हम इस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो ये आज बड़े सवाल ये है कि ये महिला अचानक से बलात्कार के आरोप क्यों लगाती है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस महिला के संबंध ऑलरेडी धनंजय मुंडे के साथ थे, जैसा कि धनंजय मुंडे बता रहे हैं कि वो 2003 से उसको जानते थे, उसके साथ रह रहे थे, उसके दोनों बच्चे हैं, तो अचानक से ये कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हुई, ऐसा क्या हो गया कि वो महिला उस महिला की बहन ओशिवारा थाने में जाकर और पुलिस थाने में ये कंप्लेंट को दर्ज कराती है। और इस महिला का बार बार आरोप है कि जो देवेंद्र फडणवीस के टाइम में भी इस महिला ने शिकायत करने की कोशिश की थी, तो पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया। अभी भी ये महिला का कहना है, जो शिकायत करता है उसका ये कहना है कि पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। अभी भी वो लगातार पुलिस पर ही आरोप लगा रही है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की है। तो एनसीपी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं एक ऐसे समय में जब ऑलरेडी केंद्र सरकार और बीजेपी खासकर जो महाराष्ट्र की है वो विकास आघाड़ी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो एक ऐसे समय में ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है जिस पर विपक्ष यानी कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरने का। अब क्या एनसीपी धनंजय मुंडे के खिलाफ एक्शन लेगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये पूरा जो मामला है ये सब जुडिस है, अभी कोर्ट में है। धनंजय मुंडे ने भी इस पर ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन इस पर उन्होंने अपनी सफाई जरूर दे दी है। अब इस पूरे मामले के तथ्य क्या हैं, क्या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई थी जिस वजह से ये शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन में गई और वो और उसकी बहन दोनों मिलकर जो ब्लैकमेलिंग, क्या ये वाकई में ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है या वाकई में इसमें बलात्कार के जो आरोप है उसमें कोई तथ्य है, ये सारी चीज जांच के लिए एक जांच का विषय है। लेकिन एक जैसा मैंने कहा कि ये जो पूरे आरोप लग रहे हैं, कोई भी जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती है अगर उस पर एक पर्सनल अटैक या पर्सनल कमेंट आता है तो जनरली हम देखते हैं कि पार्टी उसे कहती है कि भाई आप अपना पद छोड़ दो। लेकिन ऐसे में क्या धनंजय मुंडे को एनसीपी फोर्स कर पाएगी कि वो अपना पद छोड़े, तो ये सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो एनसीपी के लिए एक बड़ा संकट तो है ही एज अ पार्टी, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के लिए भी ये एक क्राइसिस का समय है जहां पर उसके एक मंत्री पर बलात्कार के आरोप लगे हैं और वो सरकार जो कि कहती है कि ये महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं आराम से निकल सकती हैं, आज अगर एक महिला सामाजिक न्याय मंत्री के ऊपर बलात्कार के आरोप लगाती है तो वो कोई छोटी बात नहीं है। तो अब ऐसे में जांच का क्या रुख होगा, इसमें से क्या सच्चाइयां निकलती हैं, लेकिन तब तक के लिए धनंजय मुंडे के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मैसेजिंग जायंट यानी कि व्हाट्सएप के बारे में, जिसने अभी हाल में ही अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी अनाउंस की थी जिसको लेकर काफी शोर मच रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जब से ये नई प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट किया है व्हाट्सएप ने, तो भारी संख्या में लोग व्हाट्सएप छोड़कर या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं और या तो सिग्नल जो कि एक नया एंट्रेंट है इस पूरे मार्केट में। बताया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स हैव जॉइंड टेलीग्राम इन द लास्ट 10 days। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट व्हाई द पीपल आर क्विटिंग व्हाट्सएप। उसके कुछ कारण हैं जो जब से नई प्राइवेसी पॉलिसी अनाउंस हुई है उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला ये है कि ऐसा लग रहा है कि जब से नई प्राइवेसी पॉलिसी आएगी, ये सारी शंकाएं हैं जो लोगों के मन में है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहली शंका ये है कि जब से नई प्राइवेसी पॉलिसी अनाउंस की है तो ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप
इज गोइंग टू शेयर द मैसेजेस विद फेसबुक, यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ अपने मैसेजेस को शेयर करेगा। और इसको लेकर जो व्हाट्सएप के हेड है विल कैथार्ट, उन्होंने कहा भी है कि हम कोई भी प्राइवेट चैट्स या कॉल्स हम सुन नहीं सकते, अभी भी वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। इसको लेकर उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है। दूसरी शंका लोगों के मन में है जब से नई प्राइवेसी पॉलिसी अनाउंस हुई है कि व्हाट्सएप अब आपकी लोकेशन भी शेयर कर सकता है फेसबुक के साथ। तीसरी जो शंका है कि क्या व्हाट्सएप आपकी मीडिया फाइल्स और जो भी ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं क्या वो शेयर करेगा फेसबुक के साथ। फिर क्या व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी के तहत क्या कुछ दिनों में अब नए एड्स व्हाट्सएप पे दिखाएगा। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने कही कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को लेकर कि क्या वो चीजें फेसबुक से शेयर होंगी। तो ये तमाम जो कंट्रोवर्सीज हैं और जो डाउट्स हैं लोगों के मन में, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब फेसबुक का, अब व्हाट्सएप अभी तक इतना पावरफुल सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप था, लेकिन उसने अपने आप को अभी मोनेटाइज नहीं किया हुआ है। और अब फेसबुक के साथ वो सारा जो डेटा शेयरिंग होगा उसको लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जिसके बाद लोगों ने भारी संख्या में व्हाट्सएप छोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आए हैं। आज भी आपने देखा होगा कि सारे अखबारों में व्हाट्सएप ने बड़े बड़े एड्स दिए हैं ये कहते हुए कि नहीं, जो आपके मैसेजेस हैं, जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, उनको लेकर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो प्राइवेट वॉइस कॉल्स हैं उनको आप लेकर आप बिल्कुल चिंता न हो। अभी भी हमें जो यूजर प्राइवेसी है वो हमारे लिए पैरामाउंट है। तमाम तरीके के एक्सप्लेनेशंस आए हैं, लेकिन लोगों के मन में क्या डाउट है, जो पुरानी अगर जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है उसमें निजता के सम्मान के बारे में एक लाइन थी, लेकिन अगर आप नई पॉलिसी व्हाट्सएप की देखें तो उसमें निजता के सम्मान के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। हालांकि उन्होंने बिजनेस पर्पसेस की बात की है कि किस तरीके से वो उसको मोनेटाइज करेंगे, किस तरह से आपका जो डेटा प्रोटेक्शन है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज किया जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में डाउट्स हैं। अब आम आदमी ऐसे में क्या करे। व्हाट्सएप कहता है कि वो बहुत सिक्योर्ड है, टेलीग्राम कहता है वो बहुत सिक्योर्ड है। एक नया एंट्रेंट ऑफ मार्केट में आया है सिग्नल, जो कि लोगों ने कहा है कि अब वो सिग्नल ज्वाइन करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स अब शुरू हुई जब जब न्यू प्राइवेसी अपडेट जब व्हाट्सएप आया, यानी कि आपने जब व्हाट्सएप खोला तो एक पॉपअप आता है और वो कहता है कि आपको हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो उन्होंने जबरन ये बोला है कि अगर आप इन टर्म्स और कंडीशंस को नहीं मानते तो 8 फरवरी 2021 तक आपके व्हाट्सएप अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये सारे सवाल आज लोगों के सामने खड़े हैं। एक लैक ऑफ ट्रस्ट है। हमने देखा था कि जिस तरीके से फेसबुक हमारे डेटा का मिसयूज करता था, तो अब क्योंकि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, तो उसको अगर ये व्हाट्सएप फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग करेगा तो उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हैं कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो कैसे सिक्योर्ड होगा। लेकिन ये बातें यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपीय देश हैं वहां पर व्हाट्सएप लीगली बाउंड नहीं है आपका डेटा शेयर करने के लिए। लेकिन बाकी देशों का क्या होगा, जैसे भारत, हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन बिल भी नहीं है। तो ऐसे में जो भारत में बैठा यूजर है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है वो क्या करेगा। उसके पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो आप व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करिए और आप इंतजार करते रहिए कि कब भारत की सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आएगी, जिससे कि अगर आपका डेटा मिसयूज होता है तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और दूसरा आपके पास विकल्प ये बचता है कि आप व्हाट्सएप छोड़कर बाकी किसी और प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, जैसे कि टेलीग्राम, जैसे कि सिग्नल। अब व्हाट्सएप के 5 मिलियन यूजर्स हैं, यानी कि छोटा मोटा ये नंबर नहीं है। और अगर आप देखें तो लगातार ये संख्या व्हाट्सएप यूजर्स की बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये सारी कंट्रोवर्सी जो न्यू प्राइवेसी जो पॉलिसी आई थी उसको लेकर तो है ही, लेकिन साथ में क्या ये कंपेटिटिव फाइट भी नजर आ रही है टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप के बीच में। क्योंकि अभी अनाउंस किया कि सिग्नल एक नया प्लेटफॉर्म है। हमने देखा था कि व्हाट्सएप की मोनोपोली हो चुकी थी और विश्व के कितने लोग भारी संख्या में व्हाट्सएप ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए और व्हाट्सएप ने ये सोचा कि वो अपनी सर्विसेज को मोनेटाइज करे, और जैसे ही उसने मोनेटाइज करने की का निर्णय लिया, आपने देखा कि एक नया एंट्रेंट मार्केट में आ गया। तो ये एक मोनोपोली ब्रेक करने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। दूसरा ये कि वो व्हाट्सएप की मोनोपोली को खत्म किया जा रहा है और व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी आपने हाल में देखा था कि फेसबुक अपने नए बिजनेस मॉडल्स को तलाश रहा है। तो अगर व्हाट्सएप अपने
चीजों को शेयर करता है, डेटा शेयर करता है, एक्सेप्ट फॉर द प्राइवेट डेटा, तो लोगों के मन में जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो उनके मन में ये सारे डाउट्स आएंगे। लेकिन फिलहाल आज बड़े बड़े अखबारों में व्हाट्सएप ने विज्ञापन दिया है और कहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सोच समझकर आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। फिर से कहूंगी कि आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करिए अगर आप यूज टू हो चुके हैं, और आप इंतजार करिए कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए। लेकिन आज एक बार फिर से फोकस में आ गया है कि हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन बिल कब आएगा। कितने महीनों से, सालों से इस पर बात हो रही है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल हमें अर्जेंटली लाना चाहिए। किस तरीके का मिसयूज हम बार बार, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम डेटा का मिसयूज देखते हैं, तो आखिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जब ये एक कंपेरेटिव प्लेटफॉर्म्स जब हमारे सामने आएंगे, तो क्या हमारे लिए ये अब अर्जेंटली मैटर नहीं करता कि हम डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आए। कब सरकार लेकर आएगी यही देखना होगा। आपने देखा था कि व्हाट्सएप को लेकर जब पेगासस वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस समय भी सरकार ने ये सारे मैटर को हश हश कर दिया, कुछ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स देकर, और आज तक हमें नहीं पता कि उसका क्या हुआ। लेकिन फिर से आज सवाल ये खड़ा हुआ है कि कितनी अर्जेंटली भारत की सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आएगी या नहीं आएगी, अभी वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आज के एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।